जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रेदा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त तमाम मीडिया चैनलों पर सीमा हैदर को लेकर के खबरें चल रही हैं। क्या सीमा हैदर राष्ट्रीय मुद्दा है? क्यों आखिरकार देश का तमाम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया सीमा हैदर को दिखा रहा है और बड़े बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है? आखिर ऐसा क्या है? क्या सीमा हैदर मुसलमान है और हिंदू लड़के से शादी करने के लिए यहाँ भाग कर आई है, ये मुद्दा है, या इसके पीछे क्रोनोलॉजी कुछ अलग है? दोस्तों, तमाम मीडिया चैनलों को उनके आका की तरफ से ये हिदायत दे दी गई है कि आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर को चलाते रहें, और सीमा हैदर को अभी कुछ दिन और चलाया जाएगा भी, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है वो है मणिपुर का। मणिपुर के मुद्दे को लोगों के दिलो दिमाग से गायब करने के लिए सीमा हैदर का अभी जिंदा रहना और अभी मीडिया में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर को चला करके मीडिया आम जनता के दिलो दिमाग से मणिपुर के मुद्दे को हटा देना चाहती है, क्योंकि हमारे जनता को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो सीमा हैदर में लगा करके उसने मणिपुर को हटा दिया है और सरकार धीरे से मणिपुर से पल्ला झाड़ करके निकल लेना चाहती है। दोस्तों, एक बात बताता चलूं कि सीमा हैदर मेरे लिए तो कम से कम कोई मायने नहीं रखती। मेरी तरफ से सीमा हैदर भाड़ में जाए, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश की नहीं है। हमें हमारे देश की महिलाओं की फिक्र है, हमें मणिपुर की महिलाओं की फिक्र है जिनके साथ दुराचार हुआ और जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है और सरकार है जो कान में तेल डाले हुए बैठी है। तमाम मीडिया चैनल इस वक्त मणिपुर की खबरों से अपने आप को झाड़े हुए हैं, अलग किए हुए हैं, सिवाय सीमा हैदर चल रही है। देश में और भी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, टमाटर का मुद्दा है, प्याज का मुद्दा है, अदरक का मुद्दा है, और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मणिपुर है, और मणिपुर पे बात नहीं हो रही है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार मणिपुर को बात ना करके सीमा हैदर को ही मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों चलाया जा रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस दूर तक पहुंच सके और मेरा संदेश भी बहुत दूर तक जा सके। दोस्तों, सीमा हैदर को राष्ट्रीय मुद्दा बना करके देश की मीडिया और देश की सत्ता आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरे मन में सीमा हैदर को लेकर के कई सवाल हैं। कैसे एक महिला आसानी से हमारे देश में एंट्री कर जाती है? वो खुद बता रही है कि वो पहले पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से उसने हिंदुस्तान में प्रवेश कर लिया। क्या इतना सरल है कि हमारी सीमाओं को भेद देना इतना आसान है एक आम इंसान के लिए, एक आम महिला के लिए? दोस्तों, अगर एक आम महिला के लिए इतना आसान है तो सोचो आतंकवादियों के लिए कितना आसान होगा हमारे देश में दाखिल हो जाना। भाई, वो तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, खूंखार होते हैं, ताकतवर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो जान को जोखिम में डालते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। बल्कि आसान भाषा में ये कहा जाए कि आ सकते हैं नहीं, आते ही होंगे और इस वक्त हमारे देश में मौजूद होंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है, देश की सुरक्षा का खतरा हो सकता है, और अगरचे पाकिस्तान से आतंकवादी उस रास्ते से आ चुके हैं जिस रास्ते से सीमा हैदर आई थी, तो फिर हमारा चौकीदार क्या कर रहा था? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, और अगर चौकीदार साहब सो रहे थे तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। इसका मतलब चौकीदार ने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं किया है, और अगर चौकीदार ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की है तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे चौकीदार की? क्या हमें ऐसे चौकीदार को बदलने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि देश की सुरक्षा को, देश के लोगों को अब खतरा महसूस हो रहा है कि जब एक आम महिला बिना किसी रोक टोक के हमारे देश में कदम रख सकती है, हमारे देश के भीतर बैठी है, तो आतंकवादी क्यों नहीं आ सकते? दोस्तों, देश का यही सवाल है। दोस्तों, 2024 की चुनाव आने वाले हैं, देश में नई सरकार का गठन होने वाला। सरकार वो किसी की भी हो, लेकिन चूंकि नई शपथ होगी, नई प्रधानमंत्री होंगे, तो नई सरकार ही कहा जाएगा। देश में नई सरकार का गठन होना है, 8-9 महीने बचे हैं। ऐसे में हमको और आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बनाए रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान को ख़तरे में डाल करके अपनी सत्ता को सेकना चाहती हैं, वो हिंदू मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ा देना चाहते हैं। हमको और आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके ख़िलाफ़ वो दिमागी खेल खेलेंगे, वो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, ताकि वो आप मेन स्ट्रीम के मुद्दों को भूल जाएं। चुनाव के वक्त तमाम
लोगों को वो हिंदू बताते हैं, जैसे कि दलित हो गए, पिछड़े हो गए, आदिवासी हो गए, इन सबको वो हिंदू जोड़ देते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं तो उनको दलित रहने देते हैं, उनको आदिवासी घोषित कर देते हैं और खुद सत्ता की मलाई को अकेले खाते हैं। दोस्तों आपको धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी, मगर आपको महंगाई का मुद्दा उठाना है, आपको भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना, आपको मणिपुर का मुद्दा उठाना है, आपको ये कहना है कि 10 साल से जो देश आपके हाथों में दिया हुआ था उसमें आपने क्या किया। बेरोजगार और बढ़ता जा रहा है, गरीबी और बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। अच्छे दिन तो आए नहीं, अच्छे दिन तो सिर्फ अडानी और अंबानी के आ रहे हैं। एक आम इंसान कैसे अपने परिवार को पालेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इलेक्शन का टाइम आने वाला है, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो आपको सोच समझ कर, सोच विचार करके सही पार्टी को चुनना होगा। पढ़े लिखे लोगों को वोट देना होगा, जिनके खिलाफ कम से कम कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो, उनको वोट देना पड़ेगा। दोस्तों देखा यह जाता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सामाजिक वर्ग का हो, बुद्धिजीवी हो, वो वोट देने किसको निकलता है? कम पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास ना डिग्रियां होती हैं, ना जिनके पास क्या कहते हैं, तमाम FIR थानों में दर्ज होती हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं, उनको हम वोट देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारत अब सजग बनेगा, भारत अब विश्व गुरु बनेगा, भारत अब समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर दौड़ेगा। पढ़ा लिखा इंसान जाहिल को वोट इसलिए दे देता है कि भारत का, देश का गौरव बढ़ेगा। मेरी समझ से तो ये बाहर की बात है। दोस्तों 2016 की नोटबंदी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपने फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से देश की सत्ता संभालने को दे दी थी। हालांकि नोटबंदी सिर्फ एक भ्रष्टाचारी कदम था। नोटबंदी से भारत को आतंकवाद से कोई फायदा नहीं हुआ था, ना ही भारत में भ्रष्टाचार रुका था, ना ही करप्शन से कोई आसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भारत का 99% रुपया वापस आ गया। और नोटबंदी इसलिए नहीं की गई थी कि आतंकवाद से भारत को बचाना है, नोटबंदी इसलिए की गई थी कि इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया था। 2017 में जिन राज्यों में चुनाव होने थे, उन राज्यों में बीजेपी को जीत चाहिए थी और उसने तमाम दूसरी पार्टियों का, जो विपक्ष के साथ पार्टियां थी, उनकी कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की थी कि जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो जीतेंगे क्या। और यही कारण है कि 2017 में जहां जहां भी चुनाव हुए थे, लगभग बीजेपी ने हर उस जगह पे अपनी जीत सुनिश्चित की थी। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल हमारा कोविड को लेके भी था। कोविड-19 जब आया है, उस वक्त पूरी दुनिया ने अपने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया था और किसी भी तरीके का कोई मेल जोल वो किसी दूसरे देश से नहीं करना चाहते थे। परंतु हमारे प्रधानमंत्री वो ट्रंप को अमेरिका से अपने लौह लश्कर के साथ बुलाते हैं और गुजरात दिखाते हैं। ट्रंप के साथ जो सैकड़ों लोग आए, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जो कोविड विक्टिम थे और वो कोविड को लेकर आए, जिससे हमारे देश में कोविड की महामारी फैली। कोविड आने से हमारे देश में सैकड़ों लोगों की जानें गई, बेरोजगार हुए हज़ारों लोग और ना मालूम कितने लोग पैदल सफ़र करते करते अपने घरों को पहुँचे, जो शायद देश अब भूल चुका है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल को विकास समझने वालों, ये विकास नहीं, तुम्हें लाचार बनाने का एक कदम है। जब तुम लाचार हो जाओगे, जब तुम कोई काम ही नहीं करोगे, तुम्हें काहिल कर देना चाहते हैं 5 किलो अनाज दे करके। ये कोई विकास नहीं। विकास तो हुआ है मोदी का, विकास तो हुआ है बीजेपी का, विकास तो हुआ है अडानी और अंबानी का। दोस्तों इस वक्त बीजेपी की हिंदुस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में कार्यालय खुला हुआ है। ये कार्यालय यानी कि बीजेपी का ऑफिस लाखों करोड़ों रुपए का है। किसी का विकास हुआ हो ना हुआ हो, बीजेपी का विकास ज़रूर हो गया है। बीजेपी इस वक्त हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी है। ये पैसा बीजेपी के पास कहाँ से आता है? क्या इसका सोर्स बीजेपी कभी दर्शाती है? कभी नहीं। ये बस बता देते हैं कि आम लोगों ने चंदा दिया है। आम लोगों के पास इतना पैसा है कि वो बीजेपी को चंदा बांटे, और बीजेपी हजारों करोड़ कमा चुकी है। दोस्तों धर्म का चश्मा उतारने का वक्त है, अपने आप को मजबूत बनाने का वक्त है, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का वक्त है, इस देश को मजबूत बनाने का वक्त है। एक ऐसी सरकार बनाने का वक्त है कि जो देश को मजबूत बनाए, जो तुमको आत्मनिर्भर बनाए, जो तुम्हें 5 किलो अनाज दे या ना दे, लेकिन तुम्हें नए अवसर ज़रूर प्रदान करे। अगर तुम्हें रोज़गार के अवसर मिलेंगे तो अपने आप तुम खुशहाल होगे। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। देश को आपकी ज़रूरत है और देश आपसे ही मजबूत होगा। आज की वीडियो में फिर से इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ,
चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।